बूढ़ी माँ और शॉर्ट सर्किट का राज। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ और शॉर्ट सर्किट का राज। शारदा जी अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, जहाँ एक कोने में उनका बिस्तर था और एक छोटी अलमारी। उनके पास समय काटने के लिए बस एक पुराना रेडियो था, जो अब कभी कभार ही काम करता था। दिन भर वो अकेलेपन में गुजारती और शाम होती होती रसोई में जाकर प्रीति से पूछती, बहू कोई काम हो तो बता दे, मैं कर दूंगी। प्रीति ने हमेशा की तरह रूखेपन से जवाब दिया, माँ जी आपसे कुछ नहीं होगा, आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी। शारदा जी चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आई। शाम को जब अजय ऑफिस से आया तो शारदा जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा की तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई है। मैंने उठाई तो हाथ में कांच का टुकड़ा घुस गया, मुझे तो नजर नहीं आता, तुम थोड़ा देख लोगे क्या? और अपने पापा की तस्वीर को जब समय मिले तो उसका शीशा लगवा देना। घर में टूटी हुई तस्वीर। अभी शारदा जी कुछ और बोलती, अजय गुस्से में बोला, क्या माँ जरूरत है आपको पिताजी की तस्वीर को बार बार उतारने की? पर बेटा माँ प्लीज, आप छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत किया करो, मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ, थोड़ा आराम भी करने दिया करो। ऐसा बोल अजय अपने कमरे में चला गया। शारदा जी के दिल में एक ठिस उठी, उनका मन भारी हो गया, उनके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपने पति आत्माराम जी की तस्वीर को देख रोते हुए बोली, आप क्यों चले गए? मुझे अकेला छोड़कर, मुझे भी अपने साथ ले जाते, यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। हाथ का दर्द अब बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ सोच कर वो उठी और अलमारी की दराज में कुछ ढूंढने लगी। एक पुराना सा चश्मा जिसकी फ्रेम की एक डंडी टूटी हुई थी, उसको देख उनकी आंखों में चमक आ गई। शारदा जी ने अपने चश्मे को थोड़ा साफ किया, फिर कांपते हाथों से उसको पहना। अपने हाथ से वो शीशा निकालने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने पर भी जब वो शीशा नहीं निकलता तो वो थक हार कर वो सो जाती है। लेकिन दर्द के मारे नींद भी कैसे आती। तो फिर एक बार कोशिश करती और आखिरकार वो शीशा निकल जाता है। वो रात शारदा जी ने कैसे काटी यह उनका दिल ही जानता था। दिन प्रतिदिन यह व्यवहार और बुरा होता जा रहा था। कभी कभी प्रीति तानों में कह देती, इतनी उम्र हो गई फिर भी इनसे एक जगह बैठा नहीं जाता, जब देखो न किसी बात पर परेशान करती रहती है। अजय भी प्रीति का साथ देते हुए कहता, माँ आपको अब आराम करना चाहिए, आप अपना ध्यान रखें, बाकी हम सब देख लेंगे। लेकिन यह सब सुनकर शारदा जी का दिल और ज़्यादा टूट जाता। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अपने ही घर में वो पराये जैसे महसूस करेगी। शारदा जी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे थे, बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर सूर्या की लकीरें जिंदगी के संघर्षों की गवाही दे रही थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बेटे अजय और बेटी नेहा की परवरिश में लगा दिया था। पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही दोनों बच्चों को पाला था। न दिन का होश न रात का, बस एक ही सपना था कि उनके बच्चे खुशहाल जिंदगी जिए। जब अजय बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा और फिर उसकी शादी प्रीति से हो गई, शारदा जी तो लगा कि अब उनके जीवन में सुकून आएगा। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। शुरुआत में प्रीति उनके साथ ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह हर छोटी बड़ी बात भी शारदा जी को टोकने लगी। प्रीति के साथ साथ अजय के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। शारदा जी को ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस घर में एक बोझ बन गई है। शारदा जी की बेटी नेहा जो शादी के बाद अपने ससुराल में थी, जब भी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती तो हमेशा शारदा जी की आवाज़ में उदासी महसूस करती। माँ सब ठीक है ना? नेहा कई बार पूछती, हाँ बेटा सब अच्छा है। शारदा जी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, लेकिन दिल ही दिल में अपनी तकलीफ़ें छुपा रही थी। एक दिन जब नेहा मायके आई तो उस वक्त प्रीति और अजय घर पे नहीं थे। वो अपनी माँ के कमरे में गई तो उसने माँ की सूजी आंखें देखी। वो समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है। माँ सच बताइए, अजय भैया और भाभी आपको ठीक से रखते हैं? नेहा ने चिंतित होकर पूछा। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए थक जाती हूँ। बस नेहा को विश्वास नहीं हुआ। वो पूरी माँ मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगा
कि आप समय पे खाना खाती होगी। शारदा जी बोली, बेटा तुम मेरी चिंता क्यों करती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शारदा जी नेहा को कुछ नहीं बताना चाहती थी कि बेटा बहू उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, लेकिन नेहा सब कुछ जानती थी पर कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अगर उसने अपने भाई भाभी को कुछ कहा तो उसके चले जाने के बाद भी माँ को और भी बातें सुनाएंगे। अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर नेहा बोली, माँ आप मेरे साथ मेरे घर चलो ना। शारदा जी धीरे से बोली, कैसी बातें कर रही है बेटा, कोई माँ अपनी बेटी के घर कैसे रह सकती है। एक माँ तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पी सकती, तो मैं तेरे घर कैसे रह सकती हूँ। और लोग क्या कहेंगे कि बेटी बहू के होते हुए भी माँ अपनी बेटी के घर रह रही है। अपनी बेटी के सर पे हाथ रखते हुए शारदा जी आगे बोली, बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बहू के बारे में लोग कुछ कहे। नेहा समझ चुकी थी कि चाहे वो कितना भी कह ले, लेकिन उसकी माँ उसके साथ नहीं जाएगी। रविवार का दिन था। अजय और प्रीति घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर दोनों ने अपने बैग पैक किए और दरवाजे की ओर जैसे जाने लगे कि शारदा जी जो हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठी थी, उनको ऐसे जाते देख बोली, बेटा कहीं जा रही हो क्या। प्रीति ने उनकी ओर गुस्से में देखा और उनके स्वर में बोली, माँ जी आपको इतनी भी समझ नहीं है कि जब कोई बाहर जा रहा हो तो उसे टोका नहीं करते। अजय ने जल्दी से प्रीति का हाथ पकड़ा और कहा, अरे प्रीति तुम भी किसे समझा रही हो, देर हो रही, चलो। फिर माँ की ओर मुड़कर बोला, और हाँ माँ तुम पूछ रही हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुनो, हम 2 दिन के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। और ऐसा बोल अजय और प्रीति दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं, बिना यह सोचे कि उनके जाने के बाद उनकी माँ शारदा जी अकेले कैसे रहेगी, क्या खाएगी। उसी रात घर में गहरा सन्नाटा था। शारदा जी अपने कमरे में अकेली थी जब अचानक उनको रसोई में जलने की गंध महसूस की। घबरा कर वो उठे और जैसे तैसे रसोई की ओर भागे। वहाँ देखा एक वायरिंग बोर्ड से चिंगारी निकल रही थी और एक कोने में ब्लास्ट हो रहा था। शारदा जी ने घबराकर स्विच बंद किया, लेकिन तब तक एक प्लास्टिक की कटोरी में आग लग चुकी थी। वे चिल्लाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इसी तरह उन्होंने पास रखा एक गीला कपड़ा उठाया और आग बुझाने की कोशिश की। काफ़ी मुशक्कत के बाद आग बुझी। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था, उनके पाँव काँप रहे थे। यह सब अचानक नहीं हुआ था। उन्हें याद आया, सुबह प्रीति जब रसोई में थी तो वो ब्लैक बोर्ड पर के पास कुछ कर रही थी, जिसे उन्होंने तब नज़रअंदाज कर दिया था। अब उन्हें समझ आ गया कि यह शॉर्ट सर्किट कोई हादसा नहीं था, ये उनके बहू की एक साजिश थी। शारदा जी का दिल टूट गया था, उनका दिल जोरों से धड़क रहा था, उनके पाँव काँप रहे थे। शारदा जी का दिल टूट चुका था। अब दोपहर हो चली थी और भूख से उनका पेट कटरा रहा था। वो धीरे धीरे रसोई में गई, पर वहाँ का हाल देखकर उनका दिल बैठ गया। टूटे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति ने जल्दी जल्दी में कुछ भी समेटने की ज़रूरत नहीं समझी। थकान और भूख के बावजूद शारदा जी ने पहले रसोई को साफ किया। हाथ में अब वो ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और गैस चालू कर अपने लिए दाल चावल चढ़ा दिए। फिर थोड़ी देर के लिए वो वहीं रसोई में बैठ गए। थकान इतनी थी कि कब उनको नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा चावल और दाल का गैस तो बंद पड़ा था। दाल और चावल अभी पके नहीं थे। उन्होंने दोबारा गैस चालू की, लेकिन आग की लौ बस हल्की सी टिमटिमा रही थी। शायद सिलेंडर खत्म हो चुका था। फिर उन्होंने सोचा कि फ्रिज में रखा खाना ही खा ले, लेकिन जब फ्रिज का दरवाज़ा खुला तो अंदर से ठंडी रोटियां और थोड़ी सी सूखी सब्जी की कटोरी पड़ी थी। उन्होंने एक रोटी तोड़ी, लेकिन वो इतनी सख्त थी कि उनके दांतों से चबाना मुश्किल था। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगे कि अब उन्हें अपने ही घर में इस तरह तो वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ेगा। शारदा जी के सब्र का बांध आखिरकार टूट चुका था। 2 दिन से भूख और कमजोरी के कारण अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। अजय और प्रीति के लौटने की कोई खबर नहीं थी, न कोई फ़ोन आया, न कोई संदेश। कांपते हाथों से उन्होंने मोबाइल उठाया, कुछ देर तक नंबर ढूंढती रही और फिर एक परिचित नाम पर उंगली रुक गई। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कॉल लगा दी। जैसे दूसरी तरफ फ़ोन उठाया गया,
उनकी रूंधी हुई आवाज़ निकली, अब और नहीं सह सकती, अब और नहीं रह सकती। यहाँ तुम आ जाओ। फ़ोन की दूसरी तरफ से पलकें खामोशी छाई रही। फिर एक मजबूती से भरी आवाज़ है, तुम चिंता मत करो माँ, मैं आ रही हूँ। यह आवाज़ कोई और नहीं, उनकी बेटी नेहा की थी। वही बेटी जिसके बार बार कहने पे भी शारदा जी उनके साथ नहीं गई थी। नेहा ने हमेशा माँ के लिए प्यार दिखाया था, पर शारदा जी उसे बार बार समझाती रही, बेटियाँ पराया धन होती है। इसी सोच में उन्हें कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि उनकी बेटी भी उनकी संतान है, जो आज भी उन्हें उतना ही चाहती है जितना पहले। लेकिन आज जब अपनों ने ही उन्हें भुला दिया, तो वही बेटी उनके एक शब्द पे सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने आने को तैयार थे। शारदा जी ने फ़ोन कान से हटाया, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। पहली बार उन्हें लगा कि अब वो अकेले नहीं। शारदा जी कुछ देर यूं ही बैठी रही, दिल में हल्की राहत थे कि अब कोई आ रहा है, लेकिन आंखों में फिर से आंसू थे, क्योंकि जो बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए था, वही उन्हें अकेलेपन की इस खाई में धकेल चुका था। उन्होंने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई, हर कोना वीरान लग रहा था। यह वही घर था जहाँ कभी अजय की हंसी गूंजती थी, जहाँ उनके हाथों से बने खाने की महक पूरे घर में फैल जाती थी। लेकिन अब इस घर में बस सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को चीर रहा था। करीब 2 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। शारदा जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने लड़खड़ाते कदमों से दरवाज़ा खोला। सामने नेहा खड़ी थी, आंखों में चिंता, चेहरे पे गुस्सा और दिल में माँ के लिए बेइंतहा प्यार लिए वे माँ। नेहा ने उन्हें देखते ही गले से लगा लिया। शारदा जी की आंखों से रुके हुए आंसू बह निकले। इतने दिनों से जो दर्द उन्होंने दिल में दबाया था, वो अब नेहा की बाहों में समाकर झलकने लगा। नेहा के पति विक्रम भी उसके साथ आए थे। उन्होंने आगे बढ़कर शारदा जी के पैर छुए और प्यार से बोले, माँ आपने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया। शारदा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस नेहा की ओर देखती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उनके लिए भी इतनी परवाह कर सकता है। नेहा ने अंदर आकर घर का हाल देखा, बिखरा हुआ सामान, उसमें पड़े अधजले चावल, खाली गैस और माँ की कमजोर हालत देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था और बहुत तकलीफ भी हो रही थी। भैया और भाभी कहाँ हैं? नेहा ने पूछा। शिमला गए हैं, शारदा जी ने थके हुए लहजे में कहा। नेहा का खून खोल उठा। माँ आपको इस हालत में छोड़कर ये दोनों मस्ती करने चले गए और फ़ोन तक नहीं किया। क्या इतना भी नहीं सोच सकते थे कि आप अकेली हैं? शारदा जी कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप अपनी बेटी को देखती रही। नेहा ने कोई और सवाल नहीं किया, वह सीधा अंदर गई और माँ के कपड़े पैक करने लगी। माँ अब आप इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगी। भैया और भाभी के लिए आप सिर्फ एक जिम्मेदारी बन चुकी हैं, प्यार नहीं। लेकिन मेरे लिए आप मेरी दुनिया हो। अब आप मेरे साथ चलेंगे। शारदा जी कुछ कह नहीं पाई, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। और वही दूसरी तरफ शिमला की ठंडी वादियों में अजय और प्रीति घूम रहे थे। वे एक मशहूर कैफे में गए, जहाँ उन्होंने देखा कि एक परिचित चेहरा सामने आ रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मेहरा थे, जिनके बारे में अजय को लगता था कि उन्होंने प्रीति की जान बचाए थे। अजय तुरंत उनके पास गया और खुशी से बोला, डॉक्टर मेहरा आप यहाँ? यह तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। आपको याद है आपने मेरी पत्नी प्रीति की जान बचाई थी। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। डॉक्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए अजय का अभिवादन किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्का सा संकोच था। अजय की बात सुनकर डॉक्टर थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने अजय और प्रीति को एक कोने में बैठने का इशारा किया और धीरे से कहा, अजय तुम्हें एक सच्चाई बताने का समय आ गया है जो तुम्हें अब तक नहीं पता थी। अजय और प्रीति दोनों चौंक गए। सच्चाई? कैसे सच्चाई डॉक्टर साहब? डॉक्टर मेहरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अजय जिस ऑपरेशन के बाद तुम्हारी पत्नी ठीक हुई थी, उसमें इन्हें एक किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। तुम हमेशा समझते रहे कि प्रीति को किडनी किसी अजनबी डोनर ने दी थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो किडनी तुम्हारी माँ शारदा जी ने दी थी। यह सुनते ही अजय और प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ जी ने? प्रीति ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शारदा जी ने अपनी एक किडनी तुम्हें देने का फैसला किया था। उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि इस बात का जिक्र कभी तुमसे
न किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारा जीवन उनकी कुर्बानी से जुड़ा है। पर अजय, उनकी इस उम्र में तुम्हें उनका ख्याल कुछ ज़्यादा ही रखना चाहिए। प्रीति का गला सूख गया। उनके कानों में डॉक्टर की बातें गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने अपनी सास के लिए की गई बलिदान की तस्वीर तैरने लगी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिस माँ के साथ उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया, उसी माँ ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी ज़िंदगी बचाई थी। अजय ने भी अपनी गलती को महसूस किया और उसकी आंखें भर आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही बार उसके दिल में थी पछतावा और माँ से मिलने की तरफ। शिमला से लौटते समय अजय और प्रीति के दिल की में बेचैनी थी। डॉक्टर मेहरा से मिली सच्चाई ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। दोनों ने फैसला किया कि घर पहुंचते हुए अपनी माँ से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। जब वे घर पहुंचे, दरवाज़ा खुला तो सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि माँ अंदर होगी, लेकिन घर में कहीं भी उनकी झलक नहीं थी। हर कोना खाली लग रहा था। अजय और प्रीति ने तुरंत अपने अपने कमरों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन शारदा जी कहीं नहीं मिली। तभी प्रीति की नज़र मेज पे रखे एक कागज पे पड़ी। उसने कांपते हाथों से वो चिट्ठी उठाई और जोर से अजय को पुकारा। अजय, देखो, माँ ने चिट्ठी छोड़ी है। अजय ने जल्दी से प्रीति के हाथ से चिट्ठी ली और पढ़ने लगा। प्रिय अजय और प्रीति, तुम्हारे जीवन में मेरी कोई जगह नहीं है और यह बात मैं अब समझ चुकी हूँ। मैं तुम दोनों के सुख के लिए हमेशा दुआ करूँगी, लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुटता है। मैंने अपने लिए एक नई जगह ढूंढ ली है जहाँ मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से बिता सकूँ। मेरी चिंता मत करना, तुम्हारी माँ शारदा। चिट्ठी पढ़ती ही अजय और प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। मैं हमें छोड़कर चली गई और हमने उन्हें इस हाल में पहुँचाया। अजय ने कांपती आवाज़ में कहा, हमने अपनी माँ के साथ कितना बुरा किया। अजय, हमें उन्हें हर हाल में वापस लाना होगा, प्रीति ने रोते हुए कहा। अजय ने प्रीति की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, प्रीति, अब हमें माँ को ढूंढना होगा और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगनी होगी। अब हम उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। अजय और प्रीति पूरे शहर में शारदा जी को ढूंढ चुके थे। उन्होंने हर उस जगह पता किया जहाँ उसकी माँ जा सकती थी। मंदिर, धर्मशाला, माँ के पुराने दोस्त, रिश्तेदार, लेकर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। थक कर जब वे घर लौटे तो प्रीति ने चिंतित स्वर में कहा, अजय, हमने हर जगह पता कर लिया, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ हमने अब तक नहीं देखा। अजय ने हैरानी से पूछा, कौन सी जगह प्रीति? प्रीति ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, नेहा का घर। नेहा का नाम सुनते अजय का चेहरा सख्त हो गया। वो झुंझला कर बोला, नहीं माँ, नेहा के घर नहीं जाएगी। तुम माँ को जानती हो, उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटियां पराया धन होती हैं। वो अपनी बेटी का घर छोड़कर अपनी बेटी के घर कभी नहीं जाएगी। प्रीति ने अजय का हाथ पकड़ते हुए समझाया, अजय, माँ आप तक अपने उस पुराने विश्वास में जी रही थी, लेकिन हम दोनों ने उन्हें जिस तरह अकेला छोड़ दिया, उसके बाद शायद उन्होंने महसूस किया हो कि उनके लिए असली सहारा कौन है। अगर वो कहीं और नहीं तो यकीन मानो नेहा के पास ज़रूर होगी। अजय संघर्ष में पड़ गया। वो जानता था कि माँ ने हमेशा नेहा से प्यार किया था। क्या वो वाकई अपनी बेटी के पास चले गए थे? प्रीति ने अजय की झिझक भांप ली और कहा, एक बार फ़ोन करके देख लो अजय, अगर माँ वहाँ नहीं होगी तो कम से कम हमें तसल्ली हो जाएगी। अजय ने अनमने भाव से फ़ोन उठाया और नेहा का नंबर मिलाया। कुछ ही सेकंड में नेहा की आवाज़ आई, हेलो अजय। कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, नेहा, माँ तुम्हारे पास है क्या? फ़ोन की दूसरी तरफ से कुछ देर खामोशी रही, फिर नेहा की आवाज़ आई, तुम्हें माँ की याद क्यों आ रही है अजय? जब वो तुम्हारे घर में अकेली थी तब तुमने कभी उनका हाल तक नहीं पूछा। अब अचानक क्यों? अजय को नेहा के सब तीर की तरह चुभे। वो जानता था कि नेहा सही कह रही है। उसने गहरी सांस ली और रोंदे हुए स्वर में कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मेरी माँ को वो प्यार और इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे माँ से बात करनी है, प्लीज़। नेहा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, माँ अभी आराम कर रही है, लेकिन अगर तुम सच में अपने किए पे पछता रहे हो तो आकर माँ से खुद माफ़ी मांगो। अजय की आंखें भर आई। उसने तुरंत कार की चाबी उठाई और प्रीति से कहा, चलो हमें माँ के पास जाना है।
प्रीति ने राहत की सांस ली और दोनों तुरंत नेहा के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर अजय के दिमाग में माँ की तस्वीर घूम रही थी। क्या माँ उसे माफ कर पाएगी? यह सवाल उसके दिल में कोस रहा था। नेहा के घर के सामने पहुंचकर अजय ने गहरी सांस ली। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से बेल बजाई। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और सामने नेहा खड़ी थी, आंखों में नाराज के लेकिन चेहरे पे वही अपनापन। नेहा ने बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने दिया। अजय की नजरें कमरे में माँ को खोजने लगी, तभी उसकी नज़र सोफे पे पड़ी जहाँ शारदा जी लेटी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा उतरा हुआ था और माथे पर शिकन थी, जैसे कोई भारी बोझ उनके दिल था। अजय का दिल जोर से धड़का। उसने घबरा कर नेहा से पूछा, माँ को क्या हुआ? वो इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है? नेहा ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें अब माँ की हालत में चिंता हो रही है। अजय, जब वो 2 दिन भूखी रही थी तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी तबीयत कैसी होगी? अजय की आंखें शर्म से झुक गई। प्रीति भी खुद को दोषी महसूस कर रही थी। नेहा ने गहरी सांस ली और थोड़े नरम स्वर में कहा, माँ बहुत थक गई है अजय। उन्होंने पूरी जिंदगी तुम पे और तुम्हारे घर पर निछावर कर दी और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ अकेलापन। अजय घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से माँ का हाथ थाम लिया। शारदा जी ने हल्की करवट ली और आंखें खोली। उन्होंने अजय को सामने देखा तो कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई। माँ, अजय की आवाज़ भरा गई, मैं बहुत गलत था माँ, मुझे माफ़ कर दो। शारदा जी की आंखों में हल्की पानी उभर आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमज़ोर हथेली से अजय के हाथ को हल्के से दबा दिया। अजय ने उसकी गोद में सिर रख दिया और फूट फूट के रोने लगा। मैं जानता हूँ माँ कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन अब और नहीं। मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शारदा जी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, अब तक मेरा यह बेटा कहाँ था? नेहा ने आगे बढ़कर कहा, अजय, माँ अब इस घर में खुश है या उन्हें वो प्यार और सम्मान मिल रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है? अजय ने नेहा की तरफ देखा, बोला, मैंने अपनी गलती समझ ली है नेहा, और अब मैं अपनी माँ को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। नेहा, अजय और प्रीति वो देख कर समझ चुकी थी कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। फिर नेहा ने माँ का हाथ थामा और प्यार से कहा, माँ, अजय और प्रीति को माफ़ कर दीजिए। इन्होंने अपनी गलती मान ली है और सच में चाहते हैं कि अब आपको कभी कोई तकलीफ़ न हो। कि आप इन्हें एक मौका नहीं दोगे? शारदा जी ने अजय और प्रीति की ओर देखा। उनके चेहरे पे पछतावा साफ झलक रहा था। उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। अजय ने माँ के पैरों को छूते हुए कहा, माँ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ अब मैं आपको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। प्रीति ने भी सिर झुकाकर कहा, माँ मैं भी अपनी सारी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपके बिना उस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। प्लीज़ हमारे साथ घर चलिए। शारदा जी आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने अजय और प्रीति के सर पे हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा अगर तुम दोनों सच में बदल गए तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर शारदा जी नेहा और विक्रम की ओर मुड़ी और प्यार से कहा, बेटा तुमने मुझे अपनाकर बेटी का असली रूप दिखाया। तुम्हें बिना मैं शायद टूट चुकी होती, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने घर लौट जाऊँ। नेहा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने माँ का फैसला खुशी को स्वीकार किया। अजय और प्रीति ने माँ का सामान उठाया और गाड़ी में रखा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। शारदा जी के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इस बार वो मजबूरी में नहीं बल्कि अपने बेटे और बहू के बदले हुए दिल के साथ अपने घर लौट रही थी। गाड़ी जैसे ही घर के सामने रुकी, अजय ने तेजी से दरवाज़ा खोला और माँ का सामान निकालने लगा। प्रीति भी जल्दी से आगे बढ़ी और शारदा जी का हाथ थाम कर बोली, माँ अब से इस घर में आपका हर पल खुशियों से भरा होगा। शारदा जी ने घर के चौखट पर नज़र डाली। यहाँ वो घर था जहाँ उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, लेकिन कुछ समय पहले तक यह घर सिर्फ दीवारों पर ढांचा बन के रह गया था, बिना प्यार बिना अपनापन के। अजय ने आगे बढ़कर माँ के पैरों में हाथ रखा और कहा, माँ जब तक मैं जीवित हूँ आपको फिर कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उन्होंने अजय का सिर सहलाते हुए कहा, बस अब और कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारा यही प्रेम बना रहे।
प्रीति ने तुरंत शारदा जी का पसंदीदा झूला फिर से आंगन में लगा दिया, जहाँ वो अक्सर बैठकर शाम की चाय पीते थे। शाम को प्रीति ने खुद रसोई में जाकर माँ के लिए उनकी पसंद का हलवा बनाया और अजय ने अपने हाथों से माँ को खिलाया। शारदा जी की आंखों में चमक थी। उन्होंने प्यार से अजय और प्रीति के सर पे हाथ फेरा और कहा, अब मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, मुझे बस यही चाहिए था, मेरा परिवार, मेरा प्यार भरा घर। अब वो घर फिर से वही पुराना खुशहाल घर बन चुका था, जहाँ प्यार, अपनापन और सम्मान हर कोने में बसता था। दोस्तों, माँ सिर्फ जन्म देती नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती हैं। वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए जीती हैं। लेकिन जब वही माँ के लिए रह जाती है, तिरस्कार सहती है, तो यह हमारी सबसे बड़ी विफलता होती है। एक माँ को सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए, ना कोई महंगे उपहार, न कोई सुविधाएं। अगर हम अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय दें, ऐसे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।